हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम पायल कुशवाहा है और मैं आज आपके लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास सेकंड लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक है सेल यानी कि कोशिका। आज इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी। फर्स्ट हमें करना है सेल का इंट्रोडक्शन, फिर हम उसमें पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन यानी कि होती है हमारी कोशिका झिल्ली। उसके बाद थर्ड हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गन यानी कि हमारी जो कोशिका है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, हम उसकी डिटेल से स्टडी करेंगे। हमें पढ़ना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको मैं आगे आपको डिटेल से बताऊंगी। उसके बाद हमको पढ़ना है गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस। उसके बाद पढ़ना है हमको लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम एंड सेंट्रोसोम। फिर हमें पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हमें पढ़ना है न्यूक्लियस यानी कि हमारा केंद्रक। और लास्ट में हमारा आता है राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। सो हम स्टार्ट करते हैं सेल का इंट्रोडक्शन। सेल बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। कोशिका हमारे जो शरीर की वो क्या बोलते हैं कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका की खोज 1665 में नॉन लिविंग सेल यानी कि मृत सेल कोशिकाओं में रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद में जब लिविंग कोशिकाओं में किसने की थी, तो कोशिका की खोज जीवित कोशिकाओं में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका का प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत स्वीडन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हमारी ह्यूमन बॉडी में बिलियन सेल्स प्रेजेंट होती है। कितनी सेल्स प्रेजेंट होती है? बिलियंस सेल प्रेजेंट होती है, क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसमें बिल्कुल छोटी छोटी सेल प्रेजेंट होती है। क्योंकि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर रहता है वो कैसा रहता है, सबसे पहले आती है हमारी सेल, टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर वो जो सिस्टम, उसके बाद अब बनता है हमारा बॉडी यानी कि हमारा शरीर। तो इसलिए छोटी छोटी बिलियन सेल प्रेजेंट होती है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका या सेल उसको बोलते हैं ओवम, जो फीमेल का एग बोलता है उसको बोलते हैं। हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, जो मेल का स्पर्म होता है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। न्यूरॉन सेल सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है, प्रेजेंट होती है न्यूरॉन सेल, वो हमारे सबसे लंबी कोशिका होती है। और अब हम देखेंगे कोशिका की विशेषता यानी कैरेक्टर्स ऑफ सेल। कोशिका को ऑक्सीजन और पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। कोशिका अपनी ऊर्जा स्वयं बनाती है यानी कि जो एनर्जी होती है वो सेल स्वयं बनाती है। कोशिका फॉरेन पार्टिकल्स को नष्ट करके डिस्ट्रॉय कर देती है। कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करती है। क्या करती है? कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करती है यानी कि रिप्रोडक्शन करती है। कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट को कोशिका से बाहर निकालती है। पार्ट ऑफ सेल। सेल में 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है सेल मेम्ब्रेन यानी कि हमारी कोशिका झिल्ली। दूसरा होता है हमारा साइटोप्लाज्म यानी कि हमारा कोशिका द्रव। थर्ड होता है हमारा न्यूक्लियस यानी कि हमारा केंद्रक। ये सेल की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये ह्यूमन सेल की स्ट्रक्चर है। इसमें आपको सभी पार्ट अच्छे से दिखाई देंगे। कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में कई प्रकार के कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है, विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन एंड विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन। अभी मैं आपको सारे सेल ऑर्गन दिखाती हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। उसके बाद है हमारा न्यूक्लियोलस जो होता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का ऊर्जा है। उसके बाद है हमारा लाइसोसोम जिसे हम कहते हैं सुसाइड बैग।
उसके बाद आता है हमारा गोल्गी अपरेटस, जिसे हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद है हमारा वैक्यूल्स, जो स्टोरेज बबल के लिए होता है। उसके बाद आता है हमारा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल, परिवहन का कार्य करता है शरीर सेल के अंदर। उसके बाद आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल इन्वेलप होती है। उसके बाद है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, ये हमारा फर्स्ट वाला है हमारा सेल ऑर्गन विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन्स। उसमें कौन सा आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदाव्य जालिका, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब हमारे होते हैं विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन। सेकंड आता है हमारा विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन, उसमें क्या है हमारा राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन एक सुरक्षात्मक परत यानी कि हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो कि कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, अर्थात प्रोटेक्शन देती है। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि हमारी जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है इसमें? 55%। उसके बाद में हमारा कार्बोहाइड्रेट 40%। उसके बाद होता है हमारा लिपिड, यह वो होता है कितना? 5%। उसके बाद है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की संरचना। कोशिका झिल्ली को इकाई झिल्ली भी कहा जाता है, यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। यह 3 परत यानी कि 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। इसमें बाहरी यानी कि आउटर लेयर तथा आंतरिक परत यानी कि इनर लेयर प्रोटीन की बनी होती है, तथा मिडिल लेयर यानी कि हमारी जो मध्य परत होती है वो वसा तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ये इसकी पिक्चर से आप इसको देख सकते हैं। इसमें ये प्रोटीन्स है। उसके बाद ये इसमें लिपिड दिए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पहला होता है हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गन एंड न्यूक्लियस की प्रोटेक्शन अर्थात सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। ये हमारी जो कोशिका की ऊपरी परत होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये हमारे जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होने वाले साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गन एंड न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन देती है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन फंक्शन, यानी कि अवशोषण का कार्य। सेल मेम्ब्रेन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस यानी कि पोषक पदार्थों का अवशोषण करने का कार्य करती है। उसके बाद है एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस को चेंज करती है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। जब ऑक्सीजन सेल के अंदर जाती है तो उसका उपयोग मेटाबॉलिक एक्शन में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड सेल मेम्ब्रेन से होती हुई सेल से बाहर निकल जाती है। साइज एंड शेप, सेल मेम्ब्रेन सेल को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। सेलेक्टिव परमेबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन अर्धपारगम यानी कि सेमी परमेबल होती है। इसके द्वारा कुछ ही पदार्थों का आना जाना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव। यहाँ जेली के समान स्ट्रक्चर होता है। यहाँ केंद्रक से होकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। साइटोप्लाज्म के 80% भाग में पानी होता है, यानी कि वाटर प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में कई टाइप के सेल ऑर्गन पाए जाते हैं।
जैसे कि हमारा गोल्गी अपैरेटस है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है। ये हम आगे पढ़ेंगे। टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा एक्टोप्लाज्म और दूसरा होता है हमारा एंडोप्लाज्म। जो हमारा एक्टोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन की ओर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म कहते हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन के पास पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टोप्लाज्म। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्म। न्यूक्लियस की ओर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म कहा जाता है। तो फर्स्ट हो गया हमारा सेल, जो सेल मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। एंड सेकेंड है हमारा जो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कई प्रकार के सेल ऑर्गन पाए जाते हैं, जिनको दो भागों में बांटा है। पहले सेल ऑर्गन है हमारे विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। उसके बाद है हमारे राइबोसोम एंड साइटोस्केलेटन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गन। सेल ऑर्गन्स में जो है फर्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ विथ लिमिटिंग ऑर्गन होता है, जो कि एंडोप्लाज्म से स्टार्ट होकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर जैसा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ट्यूब की ल्यूमेन का डायामीटर यानी कि व्यास 400 से 600 एंगस्ट्रॉम का होता है। इसकी ट्यूब में पाए जाने वाला लिक्विड को एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फर्स्ट वाला हम पढ़ेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इसके स्मूथ अपीयरेंस के कारण स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ वसा का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है, फैट का। इसमें राइबोसोम उपस्थित नहीं होते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसकी आपको डायग्राम जो दिख रहा होगा इसमें बिल्कुल स्मूथ यानी कि चिपचिपा सा लग रहा है, ये खुरदुरा सा नहीं लगता। ये इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, इसके कारण ये चिपचिपा इसमें फैट होता है, इसलिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस यानी कि सतह पर राइबोसोम की ग्रेनुल्स यानी कि कणिकाएं उपस्थित होती है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करता है। ये जो छोटे छोटे बिल्कुल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे गोल गोल से स्ट्रक्चर, ये क्या है, राइबोसोम। इसी के कारण ये खुरदरा होता है, राइबोसोम के कारण ही ये प्रोटीन का निर्माण करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज 1945 में KR पोर्टर ने की थी। यहाँ केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स यानी पुट्टिकाएँ, एंड होता है हमारी ट्यूबलेस यानी कि नलिकाएँ। नेक्स्ट हम देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का संश्लेषण। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। इसकी सतह पर राइबोसोम की कणिकाएं उपस्थित होती है। राइबोसोम अमीनो एसिड की यूनिट को सही पैटर्न में जमा कर प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्म आउट ऑर्गन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेड हो चुके सेल ऑर्गन को कवर कर नष्ट कर देता है। उसके बाद हम देखेंगे
फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड जैसे नॉन प्रोटीन सब्सटेंस का सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण करता है। टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने का वर्क स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वसा का निर्माण करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज 1945 में के.आर. पोर्टर ने की थी। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भी हम आगे पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। पहली होती है हमारी सिस्टर्नी, दूसरी होती है हमारी वेसिकल्स यानी कि पुट्टिकाएं, थर्ड होती है हमारी ट्यूबुलर यानी कि हमारी नलिकाएं। जो हमारी सिस्टर्नी है यहाँ लंबी, चपटी तथा बिना शाखाओं वाली संरचना होती है जो कि समांतर पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारी वेसिकल्स यानी कि पुट्टिकाएं। यहाँ गोल तथा अंडाकार संरचना होती है जो कि एक दूसरे से अलग अलग होती है। नेक्स्ट है हमारी ट्यूबुलस यानी कि नलिकाएं। यहाँ गोल तथा पतली नलिकाएं होती है जो अनेक शाखाओं में बटी होती है। ये केंद्र की ओर होती है। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी एपरेटस यानी कि गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होती है। गोल्गी बॉडी प्रोटीन की प्रोसेसिंग का कार्य करती है। गोल्गी एपरेटस के 2 फेस होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ सिस फेस और सेल मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांस फेस होता है। नेक्स्ट है हमारे फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस। फर्स्ट होता है हमारा प्रोसेसिंग। गोल्गी एपरेटस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने प्रोटीन सबस्टेंस को प्रोसेस करता है। पैकेजिंग। गोल्गी एपरेटस सबस्टेंस को वेसिकल्स के रूप में कन्वर्ट करके पैक करता है। नेक्स्ट है हमारा लेबलिंग। गोल्गी एपरेटस वेसिकल्स की लेबलिंग करके उसकी शिपिंग का रोड बनाता है। उसके बाद है हमारा शिपिंग। गोल्गी एपरेटस पैकेट लेबलेट एवं वेसिकल्स को सेल में या सेल बाहर शिप करता है। गोल्गी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो वो है हमारा गोल्गी एपरेटस। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो कि वेसिकल्स के रूप में होता है। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो अलग अलग पदार्थों का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। ये टाइप ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम को सेल का गार्बेज सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि लाइसोसोम में 50 से अधिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो डिग्रेडेशन एक्टिविटी करते हैं। डिग्रेडेशन फंक्शन। बड़े मॉलिक्यूल सेल के द्वारा एंगल्फ कर लिए जाते हैं तथा साइटोप्लाज्म में एंगल्फेड मॉलिक्यूल को फेगोसोम कहते हैं। जब प्राइमरी लाइसोसोम फेगोसोम से पुश होकर सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है जिसे यहाँ डिग्रेडेशन एक्टिविटी करता है। डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्म आउट ऑर्गन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉर्म आउट ऑर्गन को कवर करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करती है जिससे वैक्यूल या ऑटोफेगोसोम कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम ऑटोफेगोसोम से कनेक्ट होकर सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है और डिग्रेडेशन एक्शन करता है।
नेक्स्ट है हमारा प्रोक्सिसोम। यहाँ विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो कि वेसिकल्स के रूप में प्रेजेंट होता है। प्रोक्सिसोम में ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाए जाते हैं तथा प्रोक्सिसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सीधे पिंच्ड ऑफ हो जाता है। प्रोक्सिसोम में पाए जाने वाले एंजाइम इस टाइप होते हैं: कैटालेस, यूरेट ऑक्सीडेस और डी अमीनो एसिड ऑक्सीडाइज। फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम: डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है, सेल में ऑक्सीजन का यूज करता है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोसोम। यहाँ विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम की 2 सब यूनिट होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रोसोम सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम के डिवीजन का फंक्शन करता है। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 में अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है। यहाँ कोशिका में एनर्जी यानी कि ऊर्जा बनाने का कार्य करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जाघर कहा जाता है। इसका डायमीटर यानी कि इसका व्यास 0.5 से 1 न्यू होता है। इसका आकार ओवल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट एंजाइम इस प्रकार है: सुसेनिक डिहाइड्रोजनेसेस, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम सी। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया: प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ सेल के फंक्शन के लिए जरूरी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनिल ट्राई माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का सिंथेसिस करता है तथा एटीपी पूरी सेल में वितरित हो जाता है। अदर फंक्शन: माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम का स्टोरेज करता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। न्यूक्लियस सेल का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। इसका डायमीटर 10 से 12 न्यू होता है। यहाँ सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। आरबीएस सेल को छोड़कर बाकी सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ सेल का 10% हिस्सा घेरता है। जिन सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है उन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होता है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर के द्वारा कई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर के अंदर कई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म एंड हमारा है क्रोमेटिन एंड हमारा न्यूक्लियोलस। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक राइबोसोम। यहाँ विथआउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो पूरी सेल में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का 35% भाग प्रोटीन का तथा 65% भाग आरएनए का बना होता है। इसका डायमीटर 15 नैनोमीटर होता है। ये आप देख सकते हैं, ये यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों सेल है। इसमें जो आपको छोटे छोटे बिंदी जैसे बिल्कुल छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको ही कहते हैं हम राइबोसोम। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड राइबोसोम। एंड सेकेंड है हमारा साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट फ्री राइबोसोम। फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। mRNA के पास प्रोटीन सिंथेसिस का जेनेटिक कोड होता है। राइबोसोम अमीनो एसिड को कोड के अनुसार अरेंज करके प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा साइटोस्केलेटन। यह विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑर्गन होता है जो कि सेल को शेप एंड सपोर्ट प्रदान करता है। साइटोस्केलेटन के 3 पार्ट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट। तो ये हमारी